नमस्कार, मैं सुजल दवे। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं तो आप जानते ही होंगे, और अगर नहीं है तो मैं बता देता हूं कि अगर आप में महत्वाकांक्षा है तो आपको तुरंत कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। हाल में देश में चुनाव का माहौल है, कोई ना कोई दल आपको ले ही लेगा। हो सकता है टिकट भी मिल जाए और ठीक से आप झूठ बोल सके तो जीत भी जाए। अगर आपकी पार्टी सरकार नहीं बना पाती तो आप दल बदल सकते हैं, तुरंत आपको मंत्री बना दिया जाएगा, और वो भी कैबिनेट, मेरी गारंटी है। आजकल ये फैशन शुरू हुआ है तो आपको भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। चुनाव में आजकल किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए ये बात नहीं हो रही, पर कौन, क्यों, कहां जा रहा है उसकी चर्चा जरूर हो रही है। कमाल है, जिसको अब यही चुनाव देखना था सो देख रहा है। सबसे विकट परिस्थिति कांग्रेस की है। हर रोज कांग्रेस छोड़ के उनके नेता सदस्य भाजपा में जा रहे हैं। पिछले दिनों में नजर करें तो राजकोट जिला पंचायत के 8 सदस्य भाजपा में चले गए। धोराजी नगर निगम के प्रमुख समेत 7 सदस्य भाजपा में चले गए। सुरेंद्रनगर जिला पंचायत और जूनागढ़ जिला पंचायत के तकरीबन 10 सदस्य भाजपा में चले गए। यहाँ तक तो ठीक है, पर कांग्रेस के लिए समस्या बने हैं उनके ही विधायक अल्पेश ठाकुर। अल्पेश ठाकुर समाज से ही आते हैं। उनका दावा है कि वो राहुल गांधी के काफी करीब है। पिछले कई महीनों से खबरें आ रही थी कि अल्पेश भाजपा में शामिल हो रहे। हालांकि 2-3 दिन मीडिया कवरेज के बाद खुद अल्पेश इन खबरों का खंडन करते नजर आते हैं। फिर थोड़े दिन में यही खबर आज चली आती है। हमने इसकी सच्चाई पड़ताल करने की कोशिश की है तो पता चला कुंवर जी बावड़िया जब भाजपा में शामिल हुए तो अल्पेश के मन में भी लड्डू फूटे। उन्होंने भाजपा में शामिल होने की तैयारी शुरू की और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से भी बात की। मुख्यमंत्री ने अपने दल में उन्हें शामिल करने से साफ इनकार कर दिया। तौबा भाई तौबा, मुझे नहीं चाहिए आप। मतलब भाजपा के शीर्ष नेता ही नहीं चाहते कि अल्पेश भाजपा में आए। क्यों, आगे बताता हूं। पर हालांकि ये खबर आज उड़ी है कि अल्पेश कांग्रेस में से जा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनका नया ठिकाना भाजपा ही माना जाएगा। तो पत्रकारों को इस बारे में मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए थी, तो मुख्यमंत्री से बात की। अब मुख्यमंत्री ने क्या कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। अल्पेश ने पूछो, મને કોઈ ખબર નથી। આ બધું જૂની નારાજગી છે, ચાલે છે બધું। કોંગ્રેસમાં કોઈ ધણીધોરી નથી। અનેક લોકો નારાજ છે। અનેક લોકો કોંગ્રેસ છોડીને ભાજપ જોડાઈ રહ્યા છે। અને અત્યારે પણ અહીંયા ધોરાજીની આખી તાલુકા પંચાયત કોંગ્રેસના લોકો ભાજપમાં જોડાઈ રહ્યા છે। એટલે ચારે તરફ કોંગ્રેસ તૂટી રહી છે। आप तो मुख्यमंत्री करीबन ठीक ही बोले हैं। खैर, अब आपके मन में सवाल आता होगा कि अल्पेश कांग्रेस में से जा रहे हैं, ये बात अब क्यों चल रही है। हमने इसकी भी पड़ताल की तो पता चला भाजपा के शंकर चौधरी पिछले 2 दिनों से भाजपा में अल्पेश को शामिल करने की तरफदारी कर रहे हैं। हालांकि शीर्ष नेता अपना रुख पहले ही साफ कर चुके हैं। अब यहाँ शंकर चौधरी को एक मशवरा देना चाहूंगा, पसंद आए तो फॉलो करना, ना आए तो वापस करना। शंकर भाई, आप कभी हवाई जहाज में बैठे? वहां समझाया जाता है आपातकाल में आपके ऊपर रखा गया ऑक्सीजन मास्क ले और दूसरों की सहायता करने से पहले खुद ले। कहने का तात्पर्य यही है कि खुद शंकर चौधरी अपना अस्तित्व भाजपा में नहीं बना पा रहे और अल्पेश की वकालत कर रहे। कमाल है, लोगों में कितनी गलतफहमियां होती है। पूरी बात का निष्कर्ष यही है कि अल्पेश कांग्रेस में एडजस्ट और भाजपा में एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे। अब ये एडजस्ट और एक्सेप्ट के बीच में फंसे हुए हमारे और आपके अल्पेश। पर शाम होते होते कांग्रेस के लिए दिल भारी करने वाली एक खबर आई। आखिरकार अल्पेश ठाकुर कांग्रेस को गुड बाय कह चुके। अल्पेश ठाकुर ने गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा को अपना इस्तीफा देते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें मुख्य बात यह थी कि ठाकुर सेना का कांग्रेस अपमान कर रही है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और उन्होंने ये पत्र फेसबुक पे पोस्ट किया, न कि अमित चावड़ा को। अब अल्पेश जिस अपमान की बात कर रहे हैं वो क्या है वो भी समझ लो। ठाकुर सेना की मांग है उन्हें कांग्रेस चुनाव का टिकट दे। हालांकि कांग्रेस जगदीश ठाकुर को पहले ही टिकट दे चुकी है और अब वो वक्त भी नहीं कि टिकट बांटा जाए। फिर भी ठाकुर सेना अपनी मांग पे अड़ी हुई है और ठाकुर सेना ने चलते चलते ये कहा है कि जगदीश ठाकुर को नहीं, हमें टिकट दो। और सेना ने तो अल्पेश को इस्तीफा देने के लिए बुधवार शाम का वक्त दे ही दिया था। इस हिसाब से उन्होंने आज फेसबुक पे एक इस्तीफा पोस्ट किया है, फेसबुक पे। अब बताओ अपमान कहाँ हुआ। अब इस बात को मेरी पहली वाली बात से जरा जोड़ दीजिएगा। मैंने कहा था अगर महत्वाकांक्षा है तो राजनीतिक दल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें जोड़ दो। खैर आखिरकार मामला शांत हुआ
अब सवाल ये है कि कांग्रेस में ऐसा क्या चल रहा है कि विधायक वहां से जा रहे हैं। पहले कुंवर जी, फिर जवाहर चावड़ा, आशा पटेल और अब अल्पेश ठाकुर। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए कांग्रेस के नेता निमिष शाह, भाजपा के नेता किशन सिंह सोलंकी और राजनीतिक विशेषज्ञ मनस्वी थापर। आप सभी का स्वागत करता हूं। बता दूं दर्शकों को, किशन सिंह हमेशा से लेट आने की एक आदत रखते हैं। उनका मानना है कि बड़े लोग हमेशा लेट आते हैं, तो ज्वाइन करेंगे। वैसे मनस्वी, आपका स्वागत करता हूँ। विशेष रूप से ये मेरे कार्यक्रम की प्रणालिका है कि जो भी पहली बार आता है हम उसका विशेष स्वागत करते हैं। बस हम बोलते कर नहीं पाते कुछ तो आप इससे संतुष्ट रहिए। पर मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, आप जो भी राजनीतिक विश्लेषण करते हैं उन्हें मैं पढ़ता हूँ, और ख़ास तौर पे मैंने आपको बुलाया और दर्शकों को भी बता दूं कि मनस्वी है वो हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है। हिंदी हमारी वैसे भी राष्ट्रीय भाषा है, आप भी कंफर्टेबल हो ही जाइए। तो आज हमने सोचा है कि हमारी चर्चा हम हिंदी में ही कर ले, इसलिए खास आपके सम्मान में ये हो रहा है। तो आप तो दूसरे जो भी आमंत्रित थे उससे विशेष हो गए। पर मैं आपको पढ़ रहा था, वही बात कर रहा था, मैं आपको समझ रहा था। आपका राजनीतिक जो भी विश्लेषण आता है वो क्या स्थिति देख रहे हो? कांग्रेस में ऐसा क्या चल रहा है कि विधायक, जीते हुए विधायक कांग्रेस को छोड़ के चले जा रहे? कुछ तो भाजपा में शामिल हुए, अभी तो अल्पेश की खबर नहीं आई है, हो सकता है आ भी जाए, पर अभी तो नहीं आई है। पर वो छोड़ के क्यों जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? छोड़ के क्यों जा रहे हैं? हाँ। उससे पहले ये है कि जो पहले ही छोड़ के ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी को, हाँ। ऐसा क्यों हो रहा है कांग्रेस में? ये बड़ा पेचीदा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस अपना अगर घर ही कई तरह संभाल नहीं पा रहा तो वो गुजरात कैसे संभालेगा, देश कैसे संभालेगा? ये बहुत बड़े प्रश्न है। ऐसा बीजेपी की तरफ से कांग्रेस में जाते हुए लोग कम होते हैं। अगर बात करें 25-30 कांग्रेस को छोड़ के जाते हैं और 2-3 होते हैं जो बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में ज्वाइन होते हैं। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अगर सिर्फ गुजरात के सिनेरियो की बात करें, जो अल्पेश के सिनेरियो को स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, तो महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कि आपको अगर बातें जो सुनने में आ रही है कि पाटन की एमपी की सीट अगर आपको लड़नी है, आप अभी एमएलए बने हो 2017 में, आप एआईसीसी के ऑलरेडी सेक्रेटरी हो, आपको इंचार्ज बनाया गया था बिहार का, आपकी हर मांग को पूरी की जा रही है। पर पार्टी को, बाकी सब लीडर्स को भी सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। पार्टी अभी सरकार में तो है नहीं कि आपको मिनिस्टर बना दिया जाए। सरकार में तो बीजेपी है। अगर आपको आज आप एमएलए बने हो, कल आपको मुख्यमंत्री बनना है, परसों आपको फिर प्रधानमंत्री बनना है, ऐसी महत्वाकांक्षा होनी बहुत लाजमी है। पर अगर आप दल बदलू होते हैं तो कोई भी दल आपको जनरली सीरियसली नहीं लेता। आप देखिए बहुत सारे नेता हैं हमारे देश में जिन्होंने दल बदला है अपॉर्चुनिटी के लिए, पर कुछ समय के बाद क्या होता है कि उनकी अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है वो बहुत बड़ा होता है, जिसमें उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो कहीं ना कहीं घटती जाती है। क्योंकि जब आप ए पार्टी से बी पार्टी में आते हो, पहली बात बी पार्टी का ऑलरेडी एक कैडर बेस है। बी पार्टी ने आपको लाए हैं एक इस तरीके से, आपको जब लाते हैं तो आपका ऑलरेडी एक कैडर जो होता है उसके अगेंस्ट में आपकी लड़ाई होती है। ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू गार्ड का जो कंपटीशन होता है उसमें आप फंसने वाले हो। आप कितने भी पॉपुलर लीडर हो, आप कितने भी लोकप्रिय नेता हो, पर सवाल ये आता है कि आपको लोग इतनी बड़ी पुरानी पार्टी में क्यों चयन करेंगे? कॉम्प्रोमाइज करती है कोई भी पार्टी। अच्छा। क्योंकि उनको उस समय का क्या होता है कि उस समय की वेव जो है, हाँ। अल्पेश ठाकुर का जो वजूद है वो ओबीसी लीडरशिप पे ऊपर है, ओबीसी समूह के ऊपर है। हाँ। पर जैसे ही वो स्विच करते हैं, हाँ। तो एक तरीके से वोटर्स का कहीं विश्वास छूट जाता है। हाँ। कोई भी स्विच करता है, हाँ। उसका लॉन्ग टर्म इनिंग्स पॉलिटिक्स में नहीं है। हाँ। आप जानते हैं, इतने समय से आप मीडिया में, आपको पता है, कोई भी ऐसा नेता बता दीजिए जिन्होंने स्विच किया हो। एक समय ऐसा था जब बीजेपी की दो सीटें थी, उस समय पे आपको क्या नहीं लगता कि बड़े बड़े नेता जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या एल.के. अडवाणी जी हों, इनको नहीं ऑफर आए हुए होंगे स्विच करने के? इन्होंने कभी स्विच नहीं किया, तो वो अपने समय में बन गए जो उनको बनना था। आप देखिए अरविंद केजरीवाल है, उसने छोटी सी पार्टी की शुरुआत की, उसके पास नहीं ऑफर आए हुए होंगे स्विच करने के, उन्होंने नहीं किए। आप सारी पार्टीज के इतिहास को देख लीजिए, जो भी स्विच करता है शॉर्ट टर्म गेन के लिए, वो शॉर्ट टर्म गेन कभी भी उसको नहीं मिलता है, और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी जो होती है वो खो जाती है। कांग्रेस के लिए जो सवाल, ये तो इंडिविजुअल एनालिसिस हुआ, इंडिविजुअल व्यक्ति का एनालिसिस हुआ, पर जो कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पहले ऐसे एक व्यक्ति को नेता बनाती है जिसकी पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, कम्युनिकेशन कॉस्ट कांग्रेस देती है। आज जो भी अल्पेश ठाकुर की बात है वो कांग्रेस का विधायक है, उसको अपॉर्चुनिटी किसने दी? कांग्रेस ने। उसके ऊपर ब्रांडिंग खर्चा किया कांग्रेस ने, उसको नेता बनाया कांग्रेस ने। पर जब वो नेता बन गया,
उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई, कांग्रेस उसको मैनेज नहीं कर पा रही। ये एक व्यक्ति की बात हुई, पर कुंवरजी बावलिया जैसे इतने बड़े नेता, इतने कद्दावर नेता जो अपने एरिया में इतने स्ट्रांग है, जिसका कोई भी खड़ा हो जाए वो नहीं जीत सकता आज के समय में, उसको फ्री में जाते देना बीजेपी को, ये बहुत बड़ी गलती है कांग्रेस की। कांग्रेस ऐसा बार बार करता आ रहा है, कांग्रेस अपने घर को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस के स्टेट लीडरशिप की बात करें वीक है, तो कांग्रेस क्यों नहीं समझ रहा, क्यों डैमेज कंट्रोल नहीं कर पा रहा जी। अल्पेश की बात आज से नहीं चल रही, ये अगर जो रैली हुई थी कांग्रेस की गुजरात में, तब से बातें चल रही कि अल्पेश छोड़ने वाला है। तो आप क्यों नहीं डैमेज कंट्रोल कर रहे? अगर ऐसी बातें हैं तो अल्पेश के साथ बात करें, आपका प्रेसिडेंट बात करना चाहिए, क्यों ईगो क्लैशेस है? अगर आपकी लड़ाई बीजेपी से, तो पहले इंटरनल जो लड़ाई है वो तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। एज अ इंटरनल एकजुट यूनिट नहीं दिखता कांग्रेस कैसा यूनिट दिखता है जिसमें बहुत सारे वाइस कैप्टन है, कैप्टन कोई नहीं है। बीजेपी में कितने भी इंटरनल इश्यूज होंगे, पर किशन सिंह या कोई भी लीडर ऐसे आके नहीं बोलेगा कि हमारे इंटरनल इश्यूज है। वो यही एक यूनिट की तरह, डिसिप्लिन की तरह बात करते हैं कि हम एक हैं, हमारी लड़ाई कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस खबरें वहां भाजपा के मुख्यालय से कम आती है कांग्रेस के आपको मुख्यालय से खबरें ही मिलेंगी, वो भी ये नहीं मिलेगी कि भाजपा के लड़ने की स्ट्रेटेजी, वो ये मिलेगी कि किस तरीके से कांग्रेस को नीचा दिखाया जाए। इंटरनल पॉलिटिक्स इतना बड़ा है हाँ जी कि एक्सटर्नल पॉलिटिक्स की बात ही नहीं हो सकती। पहले अंदर से आदमी को जीतना पड़ेगा, फिर ही आप बाहर जीत पाओगे। बाहर कांग्रेस तब जीत पाएगी जब आप इंटरनल मैनेजमेंट कर पाओगे, आप युवा शक्ति लेके आ पाओगे, आप ओल्ड गार्ड को सही तरह कंट्रोल कर पाओगे। ऐसा नहीं, आप देखिए कांग्रेस के नेताओं के भाषण है, कोई सर पैर ही नहीं होता, बिल्कुल डिसिप्लिन जो है बिल्कुल नहीं है। हाँ। आप वहीं पे बीजेपी नेताओं के भाषण देखिए, सब एक ही स्वर में बात करते हैं, उनको पसंद है या नहीं पसंद है। हाँ। जो दूसरी स्वर में बात करता है, या तो उसका हाल शत्रुघ्न सिन्हा जैसा होता है, या यशवंत सिन्हा जैसा होता है, या फिर अरुण शौरी जैसा होता है। हाँ। वो पार्टी उससे सीधा बॉयकट कर देती है। हाँ। पर आप कांग्रेस में देखते हैं ऐसे लोग जो पार्टी के स्वर के अलग स्वर में बात करते हैं, कांग्रेस उनको बॉयकट नहीं करती। जब कांग्रेस उनको बॉयकट नहीं करती तो क्या होता है, तो ऐसे और लोग आते हैं। हाँ, तब क्या होता है कि सामने वाला जो आपका प्रतिस्पर्धी होता है वो मौके का इनडिसिप्लिन आप क्रिएट करते हो। हाँ। और जब आप इंटरनल इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हो, ये फ्री एंट्री हो जाती है बीजेपी हाँ। के लिए या कोई भी दल के लिए, आपको आपके ऊपर जीतने के लिए, क्योंकि हाँ। आप अंदर ही स्ट्रांग नहीं हो। हाँ, आप कैसे लड़ पाओगे? और बीजेपी के सामने आप देखिए, बीजेपी एक 24/7 पॉलिटिकल मशीनरी है। अच्छा। बीजेपी का कैंपेन देखिए आप, कोई भी सोशल मीडिया कैंपेन हो, मीडिया कैंपेन हो, या उनके स्पोक्स पर्सन हो, फुल्ली ट्रेन्ड, फुल्ली मोटिवेटेड, फुल्ली एक डायरेक्शन के साथ आते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी है। बात इस स्ट्रेटेजी से है कि हम अपने इनिंग्स को इतना स्ट्रांग बना दे कि सामने वाला कहीं पे भी हो उसके साथ जीत जाए। उनको, कांग्रेस को ये पॉलिटिकल इनिंग्स खेलने के लिए ये स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। वो स्ट्रेंथ तब दिखाएंगे जब एज अ यूनिट, एज अ टीम वो एक साथ है। एक साथ ही नहीं, आप देख लीजिए कांग्रेस में आपको कितने वाइस कैप्टन मिलेंगे। हाँ। इतने नेता दिखेंगे। अब बीजेपी में आपको सिर्फ बीजेपी दिखती है, या एक दो नेता दिखते हैं जो उनके स्वर में बात करते हैं और एक ही स्वर में बात करते हैं। देखिए ये चीज तय होता है कि सूर ये निकलेगा। बट देखिए, ये स्वर की बात हुई, पार्टी डिसिप्लिन की बात हुई, पर असली डेमोक्रेसी का मतलब तो यही है कि सब अपने अपने स्वरों में बात करें। हाँ, आप समझे? मैं समझ गया। असली डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आज जो मेरे मन की बात है मैं बोल रहा हूँ, शायद पार्टी के डिसिप्लिन के हिसाब से नहीं होगी, पर मेरे मन की बात वो है। हाँ, ये असली डेमोक्रेसी है। नहीं, भाजपा में क्या होता है कि वो सुर तय होता है और हर एक के बाजे में वो सुर फिट किया जाता है। वो बाजे में फिट होता है, सुर तय होता है। पर भले आप डिसिप्लिन कह दो, पर डेमोक्रेसी नहीं है। इट्स नॉट डेमोक्रेसी नहीं है, पर जीतती भाजपा है। ये स्ट्रेटेजी करेक्ट है। हाँ, ये स्ट्रेटेजी करेक्ट है। ये बिल्कुल स्ट्रेटेजी करेक्ट है। तो फिर वो बात आप लगा लो कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और पॉलिटिक्स एक वॉर है। पॉलिटिक्स कोई प्यार नहीं है। आपको जीतना है, जीतने के लिए आपको तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए आपको अल्पेश ठाकोर आज के दिन पसंद है कि नहीं है। आप 2019 के बाद उससे लड़ाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के समय में आप लड़ाई करते हो तो ठाकुर समाज बहुत बड़ा समाज है, वोटर बैंक है, आप उसको निराश करते हो। आप न्यूज बनाते हो। आज हमारा डिस्कशन यही है और ये नेगेटिव डिस्कशन है। कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नेगेटिव डिस्कशन है और बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर स्वीप है। ऐसे मौके पे वो चौका छक्का नहीं मारे तो वो तो ऐसा है ना मनस्वी, हम भी डिबेट करते हैं ना जब भी, तो भाजपा ज्यादातर ऐसा बोलती है कि यार हमारे से खिलाफ जा रहे हो, कांग्रेस के लिए हमारे साथ आ रहे हो। आप देखिए क्लियर स्वीप। हकीकत में मैं दोनों को कहता हूं कि ना मैं आपके खिलाफ हूं ना आपके साथ हूं। मैं पब्लिक क्या चाहती है, मेरी परिस्थिति क्या है, अल्पेश क्यों। तो आज आप देखो कांग्रेस ने कैसा मास्टर स्ट्रोक खेला। शंकर चौधरी का जो ऑपरेशन था उसने 100% क्लियर करके दे दिया। शंकर शीर्ष नेता कह रहे मुख्यमंत्री,
भाई अल्पेश की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ऑफ कैमरा कह रहे, और कैमरे में कह रहे कि भाई अल्पेश की बात अल्पेश जाने, ठीक है। पर शंकर चौधरी ने अपना ये मिशन कंप्लीट कर लिया। अब बनासकांठा जो एरिया है वहाँ भाजपा की स्थिति मजबूत हो गई, बिल्कुल ठीक है। आप वो नहीं बचा पाए, आपको ये नहीं पता चला कि आपके विधायक अभी किसके संपर्क में है, क्या रणनीति खेली जा रही है। शतरंज का एक नियम होता है ना, आप अपनी चाल पे नजर मत रखो, सामने वाला क्या चल रहा है उस पे खास नजर रखो। और सामने वाले की एक चाल नहीं, सामने वाले की 3-4 चालों पे नजर रखनी चाहिए। यहाँ तो पहली चाल पे मात खा रहे हो, यही गलत, ये बार बार गलती हो रही है, इसको कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है। चलो जान लेते, कांग्रेस का भी रुख जान लेते हैं। निमित भाई, कांग्रेस में ऐसा क्या चल रहा है कि आज हमको इस विषय पे चर्चा करनी पड़ी? जो बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ, मनस्वी जी के जो विचार हैं, और लास्ट में उन्होंने अंत में जो बात बताई कि डेमोक्रेसी, लोकशाही, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, हम लोकशाही को सम्मान करने वाले लोग हैं। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो हम कहते हैं कि कांग्रेस ना ही तो लव करती है ना ही तो वॉर करती है। हम करुणा से और सर्विस यानी सोसाइटी की सेवा के लिए चुनाव लड़ते हैं। ये जो आजकल एक नया फैशन का दौर चला है, कुछ भी कर लो सत्ता पालो, भारत चले ना चले भारतीय जनता पार्टी चलनी चाहिए। ये अल्पेश के बारे में बोल रहे हो? नहीं, ये जो मनस्वी जी ने बात बताई उसकी बात पे अनुसंधान में, वरना वो अभी भी आपके विधायक है, उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट किया है, संविधान कहता है, वही बात मैं करता हूं कि लोकशाही के लिए कांग्रेस कभी कॉम्प्रोमाइज समाधान नहीं करेगी। हम ना ही तो अपनी पार्टी को कॉर्पोरेट लुक देंगे और ना ही कॉर्पोरेट बनेंगे। इस देश की आजादी से लेकर आज का जो विकास की जो गाथा है, ठीक है, हम सेकंड राउंड में इस बात पे जानेंगे। पर निमित जी, मेरे मूल प्रश्न क्या है कि कांग्रेस में ऐसा क्या चल रहा है? देखो, विधायक जा रहा है यार, मेरे घर से अगर कोई परिवार का सदस्य जाता है तो मुझे ये देखना चाहिए कि कहीं मेरी तो गलती नहीं है, सदस्य की गलती निकालता फिरूंगा। अगर ऐसा ही होता है तो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, क्या हो रहा है? सुजल भाई, ऐसा है कि जब कोई बहुत एक लंबा दौर होता है, ये सिर्फ गुजरात में हो रहा है, उस चीज का मैं स्वीकार करता हूं। अच्छा, 1990 के बाद गुजरात में कांग्रेस का शासन नहीं है। बीच में हमने जो पाया वो चिमन भाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला के साथ हमारा गठबंधन हुआ और हम सत्ता में रहे, हम शासन में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि 5, 10, 25, 50 लोग जाने से कांग्रेस का जनाधार नहीं है। हम सत्ता में नहीं आ पाए, इस चीज का मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन हम लोगों ने मैं देता हूं, अपना जो रेशियो था वो हर वक्त बढ़ाया है। 32 जिला पंचायत का जिला परिषद के चुनाव थे, हम 23 में जीत के आए थे। अच्छा, विधानसभा के जो चुनाव है, कांग्रेस 150, भाजपा 150 पार की बात करते थे, 100 के नीचे निपट गए, हम 78 तक लेके आए कांग्रेस को। और जो 14 एमएलए चुनाव से पहले राज्यसभा के चुनाव के वक्त जो भाजपा में ज्वाइंट हुए थे, उनमें से 12 हार गए और सिर्फ 2 जीते। कांग्रेस का जनाधार कभी कम नहीं हुआ है, गुजरात में बढ़ता जा रहा है। फिर भी मैं ये कहता छोड़ के जा रहे हैं। सुजल भैया, मैं ये कह रहा हूं कि हम सत्ता के करीब पहुंचे, सत्ता नहीं ले पाए, वो हमारी विटंबना है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की तरह समाधान करके, हमारे मूल्यों में, हमारी विचारधारा में, हम देश के बाबत में समाधान करके सत्ता के लिए कभी हम जुझारू नहीं है। ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। किशन सिंह ने वैसे भी उंगली उठाई है। मनस्वी जी, एक समझ चाहता हूँ, 2 मिनट बाद आपका समय आएगा। हाँ किशन सिंह। कांग्रेस इन गुजरात इज अ सेल्फ डिस्ट्रॉइंग मॉड। मनस्वी जी ने बहुत बढ़िया बातें कही। प्रॉब्लम यह है कि उनमें से संजीवनी जो मिल गई मेरे मित्र निमेश भाई को, उन्होंने वही उठा ली कि हम डेमोक्रेसी, संजीवनी उठा ली उन्होंने। आई होप, और मुझे लगता था कि निमेश भाई जैसा ये प्रवक्ता, is an intellectual guy and accept the reality of the condition, वो स्वीकार करते। पहले 14, फिर 2, आज अल्पेश का रिजाइन, और उसके पहले उन्होंने 23 और अभी तो धवल भी जाएंगे, गैनी ठाकुर भी जाएगी, भरत सिंह भी जाएंगे, 7 in queue।
और उन्होंने 23 जिला पंचायतें, बहुत सारी नगर परिषद, तालुका पंचायत, ये सारी दिखाई। मैटर ऑफ फैक्ट मुझे क्वेश्चन ये है कि उनमें से आप बचा कितनी पाए। अब आप आरोप हम पे ये लगाएंगे कि भाजपा ले जा रही है, या आप लोग बोल सकते हैं हकीकत ये है कि आपका गुजरात का युवा नेतृत्व फेल है। आपका युवा नेतृत्व पहले अपनी पार्टी की जो आप मूल्य निष्ठा की बात कर रहे थे, डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, विचारधारा की बात कर रहे थे, आपकी पार्टी उसको खो चुकी है। आज गुजरात में उसको 30 साल हुए और हिंदुस्तान में मैं मानता हूं उसको 5 साल हो गए। आपके पास जनाधार नहीं है, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास जो लीडर्स बचे थे, जो लोगों के बीच जा सकते थे, उन लीडर्सों को भी सुने, उनको समझे, उनको समझाए, ऐसे भी आपकी नेतृत्व की क्षमता नहीं रही। आप सिर्फ एपी, आरजी और फैमिली में सीमित होकर रह गए हो पूरे हिंदुस्तान में, और वही वजह है कि आज आपको ये दिन देखना पड़ रहा है, क्योंकि आपके कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पास, आपके कोई स्टेट प्रेसिडेंट के पास, आपके स्टेट के महामंत्री के पास, आपकी अंदरूनी मामला है, मुझे ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 130 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी जब अपनी विचारधारा, अपनी मूल्य निष्ठा, अपनी कार्यकर्ता, अपने प्रजा के साथ सीधा संवाद, अपने कार्यक्रम, अपने मुद्दे, ये सारी चीज़ें खो के सिर्फ और सिर्फ सत्ता लालसा की, सत्ता मिलने के लिए और सत्ता पाने के लिए हमें कौन से प्रोग्राम देने चाहिए, हमें कैसे लोगों के बीच में सिर्फ सत्ता की वजह से जाए, ये जो मूल्य निष्ठा कांग्रेस की नेतृत्व में और वही नेतृत्व अपने कार्यकरों में जो सिंचाई कर रहा है, उसकी वजह है कांग्रेस की हालत हुई। पर उससे उठकर मैं एक बात करूंगा कि आज ये लोग ये भी कह सकते हैं कि आप लोग पावर में है गुजरात में पिछले 25-30 साल से, वहाँ पर आप पावर में हो, इसलिए हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता शायद, तो आपके कार्यकर्ता और नेता हमारे गुजरात में 24 मिनिस्टर है, उनमें से 2 ही है, और वो भी आपके बहुत कद्दावर नेता थे। और हम सबका साथ, सबका विकास, एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र की भावना में मानते हैं। हमारी विचारधारा, राष्ट्रवाद और हमारी पंचनिष्ठा में जो भी श्रद्धा रखता है, वो सभी का हमारे यहाँ स्वागत है। और किसी भी व्यक्ति को, हम एक बार ये बातचीत कर चुके हैं सुजल भाई, ये बात तो मानो, किसी भी व्यक्ति को कोई भी संस्था, एनजीओ, जॉब या कोई भी जहां भी वो जुड़ा हो, वो छोड़ने की जरूरत तभी पड़ती है या तो सतत वो जगह पे वो अपने आप को अपमानित महसूस करता है, या दूसरी जगह पे उसको अपनी क्षमता या अपना विकास दिखता है। भारतीय जनता पार्टी में मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमने यहां पर से जातिवाद हटाया, हमने यहां से वंशवाद हटाया, हमने विकास नाम की परिभाषा दी। चाहे ब्लेम हमें जो विपक्ष करना चाहे वो कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप सोचो, गुजरात का मुख्यमंत्री यहां पर हमारे यहां जो है, वो उनकी आबादी गुजरात में 6% भी नहीं है। देश के जो प्रधानमंत्री है वो चाय बेचने से प्रधानमंत्री तक पहुंचे, उनकी आबादी 2% भी नहीं है। हमारे अध्यक्ष बूथ लेवल कार्यकर्ता से अध्यक्ष तक पहुंचे हैं। बेहतरीन काम किया। कहने की बात मेरी है सुजल भाई, कांग्रेस में आप सोच सकते हो कि निमेश भाई कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, आप सोच सकते हो, आप कल्पना भी कर सकते हो। वो उनका व्यक्तिगत नहीं मेरे कह रहे निमेश भाई यहाँ बैठे हैं, इसलिए मैंने निमेश भाई का नाम बोला। ठीक है, आपने बोला, मतलब अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन भारतीय जनता पार्टी। हम लोग हर एक व्यक्ति की कार्यक्षमता, उसके रस विषय के अनुसार उनको हमेशा महत्व देते हैं। हमारा नेतृत्व जिनके ऊपर भी क्षमता है, अरे मैं तो बोल रहा हूँ, हार्दिक को भी अपनी गलती का एहसास बहुत जल्द होगा। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ, हार्दिक पटेल को भी अपनी गलती का एहसास बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है निमिष जी, अगर अल्पेश का कद का मूल्यांकन करें तो क्या कद मानते हैं इसका? कोई भी आदमी हो, वो पक्ष से बड़ा कोई हो नहीं सकता। जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि विजय भी रूपाणी आज गुजरात के सीएम हैं, वो इंडिपेंडेंट लड़के दिखाएं। अमित चावड़ा जी विपक्ष कांग्रेस के प्रदेश पक्ष है, वो इंडिपेंडेंट लड़के दिखाएं। बहुत मेरी बात सुनो, बैलेंस करें। बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि पक्ष होता है, संगठन होता है, वो बहुत बड़ी ताकत होती है। ठीक, कोई अगर ऐसा सोचता है कि सिर्फ मेरी वजह से पार्टी चलेगी और मैं कहूं वो सब कुछ कोई पार्टी माने, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, असंभव है। तो फिर अल्पेश ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं भी राहुल गांधी की तरह शक्तिशाली हूं, उनके साथ बैठ सकता हूं, उनके जितना ही कदावर हूं? अगर आदमी को बोलने के लिए कोई ताला तो है नहीं, कुछ भी बोलना के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, और लोकशाही है। ठीक, फिर भी मैं कहता हूं लोकशाही है। अगर अल्पेश ठाकुर ऐसा मानते हैं कि मैं राहुल जी के मुकाबले पे हूं,
तो भारत के सीएम या गुजरात के भारत के पीएम या गुजरात के सीएम बने। देखो उसमें मैं कोई पढ़ना नहीं चाहता हूँ बातों से। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि किशन भैया ने 2 बात बताई, वंशवाद। तो मेनका गांधी और वरुण गांधी, अमित शाह जब अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो सिर्फ एक फैमिली के, एक माँ और बेटे को टिकट दिया था, नेहरू गांधी परिवार के, जिनके पर आप काफी पूर्वाग्रह रखते हो। तो मेनका गांधी और वरुण गांधी को आपने टिकट दिया था। बात करता हूं गुजरात में, तो गुजरात में इन्होंने देखो तो आप रादरिया फैमिली है, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने जो संगठन किया पूरे भारत में, तो वहां पे जो संगठन किया प्रकाश सिंह बादल के साथ, तो सुखरीम बादल है, शिवसेना उसकी तीसरी जनरेशन चल रही है। यहाँ पे उन्होंने जो भी कंसल्ट किए, जो भी लोगों के साथ उन्होंने समाधान किया, वो सिर्फ वंशवाद के तहत किया है और कोई वजह नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी में 102 लोग, 102 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की संतान है, या उनके बहनों या उनके साले हैं। एक बात सुनो, और उसमें मैं कांग्रेस में कम है, फिर भी मैं उसमें इसलिए ऐतराज नहीं करता हूं कि वो लोकशाही पद्धति से वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। डेमोक्रेसी में कोई किसी का परिवार का है उसको लड़ने का आदेश नहीं मिलना चाहिए, वो सब नहीं है। कोई देश स्वतंत्र है। अभी ये तो फिर वंशवाद का मुद्दा आपको भी नहीं उठाना चाहिए ना। नहीं, वो बात करते मैं कहता हूं कि हर पक्ष में वंशवाद की बात है। उन्होंने बोला बहुत बड़ी, देखो कभी कोई चीज होती है वो दिल में होती है, जुबान पे आ जाती है। उन्होंने बोला कि अपना विकास, किशन सिंह ने बोला, हाँ किशन सिंह ने बोला अपना विकास। भारतीय जनता पार्टी में जो भी लोग जाते हैं वो अपने विकास के लिए जाते हैं, ठीक है, मैं प्रतिक्रिया अपने विकास के लिए जाते हैं, और वो तो बिल्कुल जायज है। उन्होंने बताया कि मुझे मिनिस्टर बना रहे तो मैं जा रहा हूं, ठीक है। जिसके ऊपर आरोप लगाए थे 6 महीने जो आदमी जेल में रहता है विधायक, ठीक है, मैं आज भी कहता हूं वो भाजपा में गए हैं, फिर भी मैं कहता हूं वो निर्दोष था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर शासन का दुरुपयोग करके उसको जेल में डाल दिया। वो आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, ठीक है। मुकुल ये जो चीट कौभांड हुआ वहां शारदा का पश्चिम बंगाल में, ठीक है, हाँ, उसको आज भारतीय जनता पार्टी में ले लिया। ये जो इनके येदुरप्पा थे भ्रष्टाचारी, जिनको लोकपाल ने, हमने नहीं, लोकपाल ने जिनको डिसमिस किया था, वो आज भारतीय जनता पार्टी, देखो सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करेगी। पीडीपी से गठबंधन है वो नाजायज है, सब लोग जानते हैं वो कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है। शिवसेना जो भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी में कहता हूं गुजरात की अस्मिता की बात करता है, वो शिवसेना वाले आज भी गुजरातियों को महाराष्ट्र में डराते हैं। उन्होंने आमची मम्मी करके गुजरातियों को बहुत हड़काया भी था, लेकिन उनका साथ गठबंधन है। तो इन लोगों की कोई नीति नहीं है, सिर्फ उनको सत्ता में आना है। और दूसरी बात कहता हूं, सत्ता में आने के 5 साल बाद दर्शक सुन ले, उनके कमलम के कार्यालय, ये तो सिर्फ आप गुजरात का देखते हो, पूरे भारत में 300 कमलम के कार्यालय की लैंड ली गई, 200 कमलम कार्यालय बन गए, और 100 हाई फाई वाईफाई विद द कॉन्फ्रेंस रूम। आज भी मैं कांग्रेस में इसलिए हूं कि इतने साल, 60 साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस का एआईसीसी का कार्यालय कभी देख के आना, वही सादगी। और इन लोगों ने बिल्कुल कॉर्पोरेट टच दे दिया है देश के लिए। और सादगी होती तो मध्य प्रदेश में से 250 करोड़ रुपए का पूरा स्कीम नहीं। मैं मध्य प्रदेश में प्रभारी था सुजल भैया, मुझे सुनने दो। ये जो मध्य प्रदेश में, मुझे बोलने दो। मध्य प्रदेश में जो नोटें जो बरामद हुई वो उनका ओएसडी था। सुनो, वो कभी, ये तो 6 महीने से है, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का वो एसडी था। और आज वहां पे वो भी पता चला कि अश्विनी शर्मा, मैं नाम से कहता हूं, मैं जब भी डिबेट में आता हूं, और सुजल भाई जब आप होते हो तो मुझे भी थोड़ा डर लगता है, क्योंकि आप कहीं से न कहीं वहां मैं तो बड़ा सरल व्यक्ति हूं, गोली मारते हो। मैं बड़ा सरल हूं। अश्विनी शर्मा करके वो उनका पीए था, प्रवीण कक्कड़, और वो जो नोटें बरामदें हुई वो ना ही तो इनकी साबित हुई है, ना ही तो उनके दफ्तर से पकड़ी गई। और जो दूसरा जो दस्तूरी था, उसके जो कांग्रेस का वो बोलते हैं, उसने कांग्रेस के कार्यक्रम ने किसी को दे दिया था किराए पे, वो किराए वाली ऑफिस में से पकड़ा गया, वो कॉम्प्लेक्स से पकड़ा गया। और मैं आज कहता हूं
और बहुत सोच समझ के कहता हूं, मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की है। एक कांग्रेस का एक नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, जब आदमी कांग्रेस का है ही नहीं तो भरे बाजार में बोलते, अरे उनके तो अध्यक्ष ने बोला था कि पैसा क्या चीज है। हाँ, चलो खंडन कर अब किशन सिंह को भी समझ लेना पड़ेगा। ठीक है, आपने आरोप लगाए तो लोकशाही है, हमें हम तो लोकशाही में मानते हैं। खंडन कोई भी बात का नहीं करना चाहते, हम सिर्फ इतनी बात कहना चाहते हैं निमेश भाई को कि निमेश भाई वो कमलनाथ जी और उनके बेटे के पास जो 800 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थे, भारत दर्शन कर रहे हैं। 800 करोड़ दे दोगे? 800 करोड़ मैं कहता हूँ आराम से मेरी तरफ बैठ जाओ। सुजल भाई हमको नहीं, आप मैंने बोला ही नहीं अभी तक, मैं सिर्फ आप 2 नाम बोला और आप अरे भैया आप उग्र हो गए। मैं बोला ही मैं मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कल अहमद भाई को अपने अकाउंटेंट के पास जाने की जरूरत क्या पड़ी? वहां इनकम ईडी ने उनका फोटो निकाला, क्यों ऐसा हो रहा है? फोटो छपा भी है, आपको उसका जवाब देना चाहिए। आप बोल रहे थे हमारी सहयोगी पार्टियों के बारे में, हमने हमारा छोटा भाई शिवसेना होने के बावजूद पीडीपी के साथ नेशनल इंटरेस्ट में हमने किया था, उसके बावजूद अकाली दल पंजाब में था, उसके बावजूद हमने किसी को भी विकास या राष्ट्रवाद पे हावी नहीं होने दिया। वो लगातार हमारे खिलाफ बोलते रहे, चाहे पीडीपी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे अकाली दल हो, उसके बावजूद राष्ट्रवाद पे, राष्ट्रहित पे और विकास की राजनीति पे कोई समझौता नहीं किया गया। आप क्या किया था आप लोगों ने? आपका वो डी राजा कनिमोजी 2 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार करके चले गए थे। क्या किया था आप लोगों ने? वो तो थैंक्स इस देश की संस्थाओं का। जेल में गए ना? आप लोगों ने डाला था जेल में? अरे देश की संस्थाओं ने डाला भाई। हाँ, देश की संस्थाओं ने डाला था। हम थोड़ी जेल में मतलब जेल में डालने वाले नहीं। कहने की बात यह है कि आपके सहयोगी दलों ने आपके साथ रह के जो कमलनाथ जी कर रहे थे वो ही भ्रष्टाचार की भाग बटाई की। और बहुत अनफॉर्चुनेट मैं बोल रहा हूँ, सुजल भाई और मनस्वी भाई बात मेरी सुनो, मुख्यमंत्री और आपके दर्शक भी सुने। घर से उनकी ऑफिस से कोई नोटें बरामद नहीं हुई है। मैंने कहा आप बोलते हो ना, अभी आपने ही बोला उनके जो पर्सनल सचिव रह चुके हैं वो अरे है अभी, मैं कहता हूँ रिजाइन किया उनके लड़के के लिए, उनके लड़के के लिए रिजाइन किया है उन्होंने। किसने? उनके ओएसडी ने, जो उनके सचिव निजी सचिव थे। प्रवीण उनके लड़का छिंदवाड़ा से इलेक्शन लड़ रहा है, उसके लिए उन्होंने रिजाइन किया हुआ है। अरे प्रवीण कक्कड़ तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रवीण कक्कड़, देयर इज अ 2 पर्सन, ऑलराइट। वो छिंदवाड़ा आज गए, छिंदवाड़ा में उनके यहाँ से 600 करोड़, उनके वहां से 200 करोड़, टोटल 800 करोड़ का मामला है। पर एनीवे वो आप लोगों की गंगोत्री है, वो होता रहेगा। हम लोग सबको जो कानूनी हिंदुस्तान के बंधारण और कानून की व्यवस्थाओं के अनुसार जो भी होगा हम लोग करेंगे। पर एक बात आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, छिंदवाड़ा में जो भी हुआ या तो दांतेवाड़ा में जो भी हुआ, अभी मध्य प्रदेश में जो भी हुआ, अभी ये लोगों को आए हुए 6 महीने नहीं हुए हैं, छत्तीसगढ़ में फिर नक्सली सवार हो गए। याद करो वो जमाना यूपीए का, जब हिंदुस्तान के हर एक शहर में बम धड़ाके होते थे, वो फिर से शुरुआत हो गई। सोच समझ के वोट कीजिएगा आप। दांतेवाड़ा में एक भाजपा का एमएलए शहीद हुआ, साथ में 3 पुलिस वाले शहीद हुए, कमलनाथ जी के वहां से पैसा पकड़ा गया। ये लोग जब भी आएंगे आपको अपीजमेंट की राजनीति मिलेगी, आपको टेररिज्म मिलेगा, आपको भ्रष्टाचार मिलेगा, ये सब शुरू हो गया। किसानों के नाम से क्या किया है लोगों ने? 3 लाख करोड़ देने वाले थे मनमोहन सिंह जी, कितने दिए? 72,000 करोड़। ये लोगों ने किसानों उनकी ब्याज माफी या उनकी कर्ज माफी की बात की थी, क्या हुआ? 7 रुपया, 3 रुपया, 13 रुपया। और सिर्फ एवरेज देखे तो अभी तक तीनों स्टेट में सिर्फ दे आर पेइंग 30% पीपल, 30% फार्मर। ये लोग सिर्फ सत्ता में आने के लिए कोई भी बात करेंगे। न्याय की बात करते हैं तो न्याय तो पूरा देश पिछले 65 सालों से मांग रहा है न्याय, पर इसमें न्याय की भाषा किसको आती है? इनको सिर्फ सत्ता की परिभाषा आती है। तो निमिष भाई, आप सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हो, हम सिर्फ सेवा के लिए सत्ता में आए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी खुद कह चुके हैं। बड़ी शर्म की बात है कि जिनके घर शीशे के हैं वो औरों के घर पत्थर डालते हैं। किशन भाई, ये जो आपने जो बयान दिया अभी कि कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो आतंकवादी घटना घटती है, तो उसका मतलब यह हुआ कि आपका पीडीके के साथ जो गठबंधन था, तो पूरी पुलवामा पठानकोट में जो आतंकवादी घटना हुई वो आपकी रहम नजर से हुई। 1600 जवान जो मारे गए वो आपकी रहम नजर से मारे गए। शर्म करो, जब आप आतंकवादी पहली बार, उसके ऊपर आप गर्व महसूस करो
कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कोई एमएलए शहीद हुआ है, उसके ऊपर गर्व महसूस करो, राजनीति न करो। क्योंकि हमको ऐसा है कि हमने तो अपने परिवार को, गांधी परिवार से जवाहरलाल नेहरू ने जेल में गए, इंदिरा गांधी को हमने खोया है, राजीव गांधी को हमने खोया है, हमने महात्मा गांधी को खोया है। हमको शहीदी की करुणा और व्यथा हमको पता है। आप पटेल जी को भी याद कर लेते, आप अम्बेडकर जी को भी याद कर लेते, आप शास्त्री जी को भी याद कर लेते। मैं शहादत की बात करता हूं, उनके योगदान के लिए तो सरदार पटेल की कोई बात ही नहीं हो सकती, उन्होंने किया है और हम तो मानते हैं। आपका मापदंड शहादत है, योगदान नहीं है। अरे नहीं, अरे मैं जब बात शहादत की हो रही है, आप बात दूसरी तरफ ले जा रहे हो। बात तो दोनों दूसरी तरफ लेके जा चुके। मैं बात ले जा रहा हूं, मैं भारत दर्शन कर रहा हूं मुनफी आपके साथ। फार्मरों की बात की तो किसानों को 84,000 का ऋण कांग्रेस के शासन में माफ किया। थोड़ा इतिहास दोहरा देता हूं, जब इस देश में मुगल का शासन था, जब अंग्रेजों का शासन था, इसके पहले राजाशाही थी, तो खेडूत के ऊपर लगान लगती थी। खेडूत लगान नहीं देते थे तो उसको चाबुक से लगान लिया जाता था। तो कांग्रेस ने जो इनकम टैक्स से माफी दी वो दी। और दूसरी बात कहता हूं, किसानों के लिए हमने पूरे भारतवर्ष में महाडैम बनाए, बांध बनाए, हमने कैनालों का निर्माण किया, जीएनएफसी, जीएसएससी, इफको, जैसे रासायनिक खातर हमने बनवाए। आपने किसानों के हम मुद्दे पे आते हैं। चलो दिए हैं। जब चलो मैंने पर्याप्त समय दिया, आप दोनों को पर्याप्त समय दिया। गुजारिश है और एक क्वेश्चन है कि अल्पेश जी ने ऐसा क्यों बोला कि आपकी कांग्रेस में टिकटें बांटी जाती है? देखो मेरी बात है, उसी का जवाब मैं देता हूं। अल्पेश जी ने बिल्कुल बेशर्मी से चीज बोली है। उनको यह सोचना चाहिए कि जब आप किसी के ऊपर एक उंगली करते हो तो 4 उंगली आपके तरफ भी होती है। तो कि बोले तो नहीं, क्या आपने ये डर से बोले नहीं, तो क्या आपने ये जो कांग्रेस में आपको जो टिकट दी गई वो पैसे से आपने खरीदी थी? शर्म करनी चाहिए। जब आपको पार्टी ने बिहार का प्रभारी बनाया, एआईसीसी का डेलीगेट बनाया, जब पार्टी को आपको विधायक बनाया, पार्टी ने आपको बड़प्पन दिया, सम्मान दिया। राहुल जी ने खुद जाके अल्पेश ठाकुर का स्वागत किया। वो अल्पेश ठाकुर का स्वागत नहीं था, क्षत्रिय समाज का स्वागत था। और इन लोगों ने जिस तरह से किया, आज अल्पेश जी जो बोल रहे हैं वो शर्म आनी चाहिए। उनके व्यक्तिगत रूप जो से हो, बाकी पार्टी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। हमारी पार्टी बिल्कुल नॉन करप्टेड और टिकट पार्टी को अपना जो उम्मीदवार होता है, संभवित उम्मीदवार, उसको उसकी पार्श्वभूमि का, उसकी वफादारी, वो सब देख के हम देते हैं। ऐसे वैसे को हम टिकट नहीं देते। ठीक है, मैं मुद्दे पे 2017 से अभी तक आपके कितने एमएलए, एमपी, पूर्व मंत्री, कार्यकर भाजपा में शामिल हुए? क्या आपने इनका बैक रिकॉर्ड चेक नहीं किया था? मैंने ऐसा नहीं बोला है कि सब लोग करप्ट थे। मैंने ऐसा भी नहीं बोला है सब लोग बदजुबान थे। मैंने ऐसा कह रहा हूं बहुत स्पष्ट रूप से, आदमियों की महत्वाकांक्षा की कोई मर्यादा नहीं होती है। तो महत्वाकांक्षा रखना कोई बुराई है क्या? नहीं, मैं ये कहता हूं, अगर नहीं, ये राजनीति में अगर महत्वाकांक्षा नहीं है तो अब राजनीति में होना ही नहीं चाहिए। आपकी पार्टी ने एक नया सिलसिला शुरू किया है, नहीं, वो भी मैं लोगों को बता देता हूं, दर्शकों को। आपकी पार्टी ने एक नया सिलसिला शुरू किया है। अगर आप भाजपा में हो तो आपको कार्य का महत्व दिया जाएगा और आप जनप्रतिनिधि भाजपा के नहीं हो, प्रतिभा को महत्व दिया जाएगा, प्रतिनिधि नहीं हो, आपके नॉलेज को, कार्य नहीं होंगे, क्षमता को, आपके कार्य को, आप देश को भाजपा और कांग्रेस में बांटते हो। आपने हिंदू मुस्लिम में बांटा है। नहीं, हम विचारधारा में मानते हैं, हम राष्ट्रवाद में मानते हैं। शर्म तो वहां आती है, हम विकास की राजनीति में मानते हैं। कांग्रेस का शासन आता है, आओ बात करें मुद्दों की, आओ बात करें विकास की, भाई आओ बात करें देश की, आओ बात करें गुजरात की। चलो करें गुजरात की। हाँ, मैं आपको 2014 के आपके जो मैंडेट थे, मैनिफेस्टो, 2009 का आपका मैनिफेस्टो क्या था? बताओ मुझे। मैनिफेस्टो, अरे मुझे बताओ। 85% मैनिफेस्टो पे काम हुआ है। आपका मैनिफेस्टो संकल्प पत्र है, मैनिफेस्टो नहीं दिया आपने। और दूसरी मैं बात बोलता हूं, आपके मैनिफेस्टो में आज नाम के भ्रामक चीज की शुरुआत भी आप लोगों ने, अरे हमने तो वचन पत्र दिया भैया, हमेशा तो वचन देते हैं, उनको सपने दिखाने के लिए की थी। हम बातें नहीं बनाते हैं, ऐसे काम किए, हम बातें नहीं बनाते हैं, हम तो वचन देते हैं कि हम हमारे मैनिफेस्टो में कौन सी बात ले, और राम के नाम पत्र में कौन सी बात ले, वोट नहीं देते। राम के संस्कार से हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हमने राम जन्मभूमि को लिया है, हमने भाई राम 370 को जन्मभूमि लिया है, हमने 124 को लिया है।
आपने तो लिया है, वाईफाई हाईफाई आपके कमलम के कार्यालय बना दिए। राम मंदिर के लिए आपने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। और राम मंदिर के ताले कांग्रेस के शासन की देन है जो खुले हैं। शर्म करो आप। राम मंदिर न्यायालय था, आप उनकी क्रेडिट मत लो। बांग्लादेश और इंदिरा गांधी की आप तरह अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर की बात क्यों न्यायालय रखते ने हो? खुलवाए थे अगर ताले। न्यायालय तय करना है राम मंदिर बनाना कि नहीं बनाना, और उस जज की हालत कांग्रेस ने क्या की थी, वो भी आप इतिहास में पढ़ लेना। अरे गलत, जिसने ये ऑर्डर दिया था उसकी हालत किशन राजीव गांधी और उसके बाद की सरकारों ने क्या की, वो भी आप पढ़ लो। वो धर्माधिकारी का अभी अवसान हुआ और देखो उनकी क्या हालत थी। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है, वो पढ़ लेना, उसमें मैंने पढ़ी हुई है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस अपनी पार्टी चलाने में बहुत निर्बल है, लेकिन देश चलाने में कांग्रेस सक्षम है, ऐसा भी उन्होंने लिखा खुद ही है। एक्सेप्ट कर लिया। स्वायत्त संस्था निर्बल है, स्वायत्त संस्था को लोकशाही चलाने में निर्बल है, नहीं, बात खत्म। नहीं, उन्होंने लिखा है, धर्माधिकारी ने लिखा ना। हाँ, तो वो आप मानते हो? अरे मैं गौरव महसूस करता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी की तरह सिर्फ भाजपा को नहीं चलाते, हम भारत को चलाना जानते हैं। चाहे पार्टी रहे ना रहे, चाहे कांग्रेस रहे ना रहे। अरे भाई इस देश, आप जो कह रहे हो, अरे मैं कह रहा हूं भाजपा को भाजपा इस देश की प्रजा ने बनाया है। मैं कहता हूं ना, भाजपा रहे ना रहे, कांग्रेस रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए। वो हम भी यही कहते हैं। अरे आप तो आप कांग्रेस मुक्त की बात करते हो, और फिर व्यक्ति आप तो कांग्रेस मुक्त की बात करते हो भैया। हमने अपनी जुबान से कभी भारत मुक्त, भाजपा मुक्त की बात नहीं की। थोड़ा संयमित हो जाइए। कांग्रेस रहे ना रहे, भाजपा रहे ना रहे, देश रहना चाहिए। वैसे आप दोनों के साथ बीच में मनस्वी भी रहना चाहिए। मनस्वी जी, आप अपना पक्ष रख लीजिए, फिर मुझे चर्चा को रोकना है। कांग्रेस के बीच में आपका और मेरा हाल एक समान ही होता है, जिसमें हमको सुनना ही पड़ता है। तो आजकल डिबेट में ये भी तो एक ट्रेंड है। हाँ, ठीक है। देखिए, मुद्दे की बात तो बहुत पीछे रह चुकी है। अभी मुद्दे की बात पे वापस आने की कोशिश करते हैं। कि बात है कि कांग्रेस का टूटता घर और भाजपा की बढ़ती इमारतें, बिल्कुल कांग्रेस के टूटे हुए घरों से। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? हाँ। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो बीजेपी के लिए बीजेपी जो बनती जा रही है वो कांग्रेस ही बनती जा रही है। क्योंकि अगर कांग्रेस के पूर्व विधायक आते हैं, पूर्व एमपी आते हैं, कांग्रेस के वर्कर्स आते हैं, जिनको अगर गुजरात की बात करें मौका नहीं मिला सरकार में आने का, तो कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बन गई है। क्योंकि वो लोग आ रहे हैं और कांग्रेस उनको एक्सेप्ट कर रही है। बीजेपी अगर उन लोगों को एक्सेप्ट कर रही है तो एक तरीके से जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जान दी है इस पार्टी के लिए, उनकी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है जब एक आउटसोर्स किया जाता है मिनिस्टर को, एक आउटसोर्स किया जाता है एमएलए को, जो ऑलरेडी गालियां देता है पहले पार्टियों को, फिर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो एफडीए और छोटे दुकानदारों के बीच का माहौल है। हाँ, तो वो एक गलत चीज़ है, गलत ट्रेंड है। मेरे हिसाब से इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए। क्योंकि आप ठाकुर समाज से आते हो, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कभी ये नहीं बोला कि आप कौन से समाज से आते हो। आप कॉन्स्टिट्यूशन में आप अपनी विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हो, आप अपने लोकसभा को रिप्रेजेंट करते हो। और जब आप रिप्रेजेंट करते हो, आप वोटर्स को रिप्रेजेंट करते हो, उनकी बातों को रिप्रेजेंट करते हो। किसी समाज को, किसी दल को, किसी रिलीजन को, किसी कास्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते हो। तो विश्वासघात होता है जब आप अपनी सीट राधनपुर से उठ के किसी छोड़ते हो कांग्रेस, क्योंकि लोगों ने वोट किया है अल्पेश को कांग्रेस से, लोगों ने वोट नहीं किया अल्पेश को निर्दल लिए। तो ये विश्वासघात है, ये विश्वासघात है आप अपने वोटर्स के साथ करते हो। ऐसे कोई भी व्यक्ति, हमारी डिबेट में हर अक्सर ये बोलते हैं, ऐसा कोई, मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी व्यक्ति जब अपनी पार्टी से स्विच करता है और ये बोलता है मैं सोशल सर्विस करना चाहता हूँ, सोशल सर्विस करे, बिल्कुल करे, लोगों के लिए करे, पर इलेक्शन के लिए 5 साल तक बैन होना चाहिए। यस। अगर ऐसे लोगों को, अगर हमको सही, जिनको देशभक्ति करनी है, देशभक्ति करने के लिए आपको कोई भी पार्टी या कोई भी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। आपको कांग्रेस से प्रॉब्लम है, आपको बीजेपी से प्रॉब्लम है, जरूर छोड़ें, आप छोड़ें अपने विचारों पे, आप इलेक्शन फिर ना लड़ें। ऐसा एक रूल होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, जिससे लोगों के मत से विश्वासघात नहीं होना। पर्सनल महत्वाकांक्षाएं, आज मेरे को प्रधानमंत्री बनना है, मेरे को चीफ मिनिस्टर बनना है, मेरे को कुछ भी बनना है, मैं किसी के सर पे चढ़ के अगर आगे बढ़ता हूं या मौके बदलते बदलते मैं अपने आप को बदलता हूं, तो मैं वोटर्स के साथ धोखा करता हूं। एक अपनी बात पे कायम रहना चाहिए, एक अपनी वोट पे कायम रहना चाहिए। आपको तकलीफ, आपको इलेक्शन के कुछ दिनों पहले कैसे रियलाइज होता है कि कांग्रेस आपकी बात नहीं सुन रही, या बीजेपी के भी फॉर दैट मैटर, आपको ऐसा कैसे रियलाइज कल बीजेपी के भी कुछ 71 थे सदस्य जो देवगढ़ बारिया से कांग्रेस में चले। दोराजी के भी 60 लोग आए, दोराजी से भी आई, अदल बदल होता ही रहता है। अदल बदल के चक्कर में
आप बदलते कितने लोग हैं? आप देखिए, वोटर बैंक होता है 4-5 लाख का, 10-15 लाखों का वोट होता है एक पर्टिकुलर सीट से, और बदलते कितने लोग हैं? 1-2 पर इनकी न्यूज कितनी ज्यादा जाती है, इसका डैमेज कितना ज्यादा होता है, इसके वोटर इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा होता है। दोनों पार्टियों का इधर से उधर होता है तो कितना ज्यादा डैमेज होता है एक पार्टी को, कितना ज्यादा पार्टी मेरे लिए सेकंड है, पर वोटर्स के लिए कितना बड़ा डैमेज होता है। आप देखिए, एक समाज होता है, ओबीसी समाज है या एक समाज है ठाकुर समाज है, उनको वो नेता मानते हैं, उनको वो नेता मानते हैं, उनको वो बैक करते हैं, और वो नेता एक विचारधारा के साथ आते हैं, फिर वो विचारधारा बदल जाती है। वोटर्स कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि यार हम इसको सपोर्ट करें, हम किस विचारधारा के साथ, किस विचारधारा के साथ। अभी मैं रोक के बोल देता हूं कि आप यहाँ पर ज्यादा आइएगा, क्योंकि आप जो बातें बोल चुके हैं, किशन सिंह तो साक्षी रह चुके हैं मेरे, निमेश जी नहीं थे, पर आपने जो मुद्दे उठाए ना, उन्हीं विषयों पे हमने डिस्कशन किया, कितनी सारी डिबेट कर ली। बिल्कुल, हम यही कहते हैं मतदाता कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसके साथ हूँ। देखिए, पहली बात है, मतदाता को कंफ्यूजन में डाला किसने है? हाँ, हम लोगों ने। हाँ, जो पॉलिटिकल सिनेरियो को गवर्न करते हैं उन लोगों ने। पहली बात, वोट होती है एमपी पे, लोकसभा की वोट होती है अपने एमपी पे, विधानसभा की वोट होती है विधायक पे। आप विधायक को देख के चुनिए, आप एमपी को देख के वोट करिए। कौन से दल का है, बीजेपी का है या कांग्रेस का है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। आप देखिए, अहमदाबाद ईस्ट की सीट आप ले लीजिए, परेश रावल जी को दी। परेश रावल जी 5 साल में 5 बार भी अहमदाबाद ईस्ट के लोगों को सुनने आए? नहीं आए, नुकसान हुआ। एल के अडवाणी जी की सीट ले लीजिए, गांधीनगर की, क्या वो 5 बार भी आए? नहीं आए। आप अभी देख लीजिए, अमित शाह जी इस सीट से लड़ने वाले हैं, क्या वो कैंपेन उन्हें शुरुआत भी की है? आज वो कहीं और है, क्योंकि वो बड़े नेता है। किशन जी, मेरी इसमें कोई वो इशू, आपकी बड़ी पार्टी है, आपके बड़े लोग हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। कांग्रेस में भी ऐसा होता था, कांग्रेस के 26 सीटें हैं ही नहीं, तो मैं आप उनकी बात क्या कर सकता हूं? आप ही का एग्जांपल ले सकता हूं। तो वो जब आते नहीं है एक तरीके से, जब लोकसभा सीट में, मेरा सवाल ये है कि जो आपके चयन कर रहे हो जिन नेताओं को, वो आपके साथ तो होने चाहिए, आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे तभी तो सोल्यूशन लाएंगे। जब पार्लियामेंट में तभी तो बात करेंगे ना, वो आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे ना पार्लियामेंट में बात करेंगे, तो वो जो सीट है वो वहीं की वहीं खड़ी है, ना विकास होगा वहां। आज जो 26 सांसद है भाजपा के, उसमें से 57% उनकी ग्रांट यूज हुई है, 43% ग्रांट जो सरकार ने दी है वो भी यूज नहीं है। आपके खुद के अध्यक्ष के लिए इस्तेमाल होती है। मेरी बात सुनो, आपके खुद के अरे नहीं, मैं बताता हूं ना, राहुल जी की, दिशा पटेल, राहुल जी की बात करो, राहुल जी ने कितनी, ठीक, व्यक्तिगत नहीं जाते हुए, व्यक्तिगत नहीं जाते, पहली बात करते हो, शांति, दिशा पटेल, भरत सिंह सोलंकी, सबकी बात देखो, नारायण सिंह राठवा, ठीक, व्यक्तिगत नहीं। सुजल भाई, अगली बार से ना मुझे आपके पास बिठाइए, मैं दोनों के बीच में इतना फंस जाता हूँ। इतिहास की बात कर रहे हैं मैं इतिहास रहा है। मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरी पीड़ा कम से कम आप समझे, मैं रोज ही माहौल में होता हूँ। विधायक को वोट करते हो, ठीक है, तो वो अपनी ग्रांट कितनी यूज करते हैं? ठीक है, एक सवाल, वो भी देखना चाहिए। हम चर्चा को रोकेंगे, समय मर्यादा है, तो एक सवाल शायद मतदाताओं को उपयोग में आ जाए, तीनों को पूछ देता हूँ, हो सके तो राजनीतिक न बनते हुए भारतीय होके ही जवाब दीजिएगा, अपनी अपनी पार्टी का प्रचार न करना, मेहरबानी करना, दोनों से कह रहा हूँ। ऐसे दल बदलू नेताओं को क्या सबक सिखाना चाहिए मतदाताओं को? किशन सिंह से पूछता हूँ, इनसे खत्म करता हूँ। मैं यहाँ पर मेरी पार्टी को रिप्रेजेंट करने आता हूँ, इसलिए मेरा जवाब भी पॉलिटिकल ही होगा। यस, देयर इज बैडली नीडेड द रूल्स फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन और द पार्लियामेंट। रूल्स की ज़रूरत है। उसके बाद अगर ये कंडीशन आप मुझे पूछते तो डेफिनेटली मैं बोलता, बट यस, मनस्वी जी की बात से मैं सहमत हूँ और निमेश भाई भी शायद सहमत हो गए कि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आई एम लिटिल बिट डिफर विद द मनस्वी जी कि लोग फेस को देख के मत नहीं करते हैं, उनका नेतृत्व कौन कर रहा है, दल क्या कर रहा है, दल की देश के लिए, राज्य के लिए क्या क्या उन्होंने विजन रखा हुआ है, उसके ऊपर एक दल को चुना जाता है, दल अपना नेता चुनता है, वो मुख्यमंत्री, मंत्री या तो बड़ा प्रधान बनता है। तो इस माहौल में ये जवाबदारी दल की बनती है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमेशा द मेजोरिटी पीपल टुक अ डिसीजन, सो मेजोरिटी को ही इस मामले में, जैसे दल लॉ आया, वैसे ही वी नीड टू थिंक सीरियसली ऑन द करंट सिनारियो कि जहाँ पर भी पवन हो उस तरफ कोई चला जाए, उसको रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, मैं निमेश भाई का पूछता हूँ, फिर मैं मनस्वी से जवाब दूंगा, क्योंकि आप दोनों तो एक ही बात कहोगे। मैंने कहा पहले ही कि हो सके तो भारतीय प्रतिक्रिया देना, पर फिर भी आप कहते हो कि मैं तो अपना पक्ष रखने आया हूँ, तो अपनी पार्टी की बात करूंगा। ये उम्मीद नहीं थी मुझे, बट खैर निमिष जी आपसे कल। देखो, बिल्कुल मैं जो दल बदल की जो राजनीति है उसके मैं खिलाफ हूँ। आपकी
और खास तौर पे जब आपको विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद या आपको जिला परिषद, तालुका परिषद में आपको चुना जाता है, तो आपको अगर आपकी पार्टी से कोई गला शिकवा है तो आप पार्टी में रह के आप गला शिकवा करो, और 5 साल बाद जब आपका कार्यकाल खत्म होता है, मैं कार्यकाल खत्म हो इसलिए बताता हूं कि मैं इस देश की चिंता करता हूं, और कांग्रेस में ऐसा कोई बैन नहीं है कि हम बोल सकते हैं, अपने विचार अभिव्यक्ति कर सकते हैं, यहाँ पे कोई सामंत शायद हमारे यहाँ भी नहीं है सर, हमारे यहाँ वो जिसका स्वीकार करो भैया, जहां मैं एग्री था आप बोला, मैं एग्री हूं, वही मैं कहता हूं। तो मैं तो ये चाहता हूं कि ये बीच चुनाव जो आते हैं, फिर प्रजा के जो पैसे हैं वो उसमें लगते हैं चुनाव में, वो इस देश को आज की तारीख में ये देश उसका जो भार है वो सहन नहीं कर सकता। हर पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को मैं कहता हूं कि आप अपना जो प्रतिनिधि है उसको जब आता है तब बोलना कि दल मत बदलना, हम आपको वोट दे रहे हैं, चाहे यह पार्टी शासन में आए चाहे न आए, आप लोक कल्याण के कार्य करो। और मुझे लोकशाही पे पूरा भरोसा है कि अगर हो सकता है कि एक बार कोई ऐसे 1-2 लोग आ जाए जो ऐसा कहे कि भाई आप यही पार्टी में शासक में रहोगे तभी आपका काम होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट परमानेंट। कभी ना कभी तो लोकशाही पूर्ण स्वरूप से अपने सूरज की तरह खिलेगी, और मुझे इस देश की स्वायत्त संस्थाओं पे, इस देश के बंधारण पे पूरा भरोसा है, लोगों पे भरोसा है। बस लोगों को एक ही मैं कहता हूं कि आप अपना जो प्रतिनिधि है उसका स्वयं विकास कितना हो रहा है, उसकी पार्टी का कितना विकास हो रहा है, वो भी ध्यान में रखें। और जब आप वोट देते हो तो कोई लोभ लालच में ना आए, अपने सम्मान से, अपने 5 दिन की चांदनी 5 साल के लिए आपकी जेल हो सकती है। मैं सबको अपील करता हूं, जो भी विचारधारा में मानते हो भाजपा कांग्रेस को वोट करो, लेकिन आप बिकाऊ मत बनो, आपका वोट बहुत कीमती है और उसका ध्यान रखो। ठीक, मनस्वी जी। देखिए, वोट तो कीमती है, पर सवाल ये है कि हम लोग जो कैंडिडेट प्रस्तुत करते हैं वो जाति के हिसाब से प्रस्तुत किए जाते हैं, और लोगों के पास आप देखिए लोगों की साइकोलॉजी के साथ कैसे खेला जाता है कि जब आप जाति के हिसाब से ही 2 व्यक्तियों को चुनोगे तो वो वोट भी जाति के हिसाब से आती है। लोग मांगते भी है, हमारी कास्ट को कहाँ दिया। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग से इस देश की डेमोक्रेसी से हम इसी से खेलते हैं। आपने राजनीति को जाति की तरफ मोड़ दिया। हाँ, जाति की तरफ राजनीति हो, हिंदू मुस्लिमों के बीच की लड़ाई की राजनीति हो। डेवलपमेंट जब तब होता है जब आपके कैंडिडेट का कोई क्वालिफिकेशन होता है, आपने सोशल सर्विस कितना किया, आपने देशभक्ति कितनी की है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। आप देखिए, कोई भी एक प्रोफेशन ले लीजिए, कोई भी प्रोफेशन, आप डॉक्टर का ले लीजिए, लॉयर का ले लीजिए, बॉलीवुड ले लीजिए, क्रिकेटर ले लीजिए, इनमें से कितने लोग हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। संसद में 182 दागी है इस वक्त संसद में 182 दागी है। 33% के आसपास इतने ज्यादा लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। तो जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, सुजल जी आप 1 मिनट के लिए सोचिए, वो हमारे देश के कानून बनाते हैं, और वो कैसा कानून बनाएंगे। तो देश की जनता के ऊपर पहला सवाल है, राजनेताओं के ऊपर बाद का, पहले हम किसको वोट करते हैं। कभी आपने देखा IIT से लोग आते हैं, IIM से लोग आते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। देश का सबसे बड़ा मंदिर है संसद, पर संसद में लोग कैसे आते हैं। 33% के आसपास के क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग अगर आ रहे हैं, हम चुनते हैं ऐसे लोगों को। जब हम चुनते हैं तो गलती पहले हमारे पे। हम पहले बात करें पॉलिटिक्स में एजुकेशन की, हम पहले बात करें पॉलिटिक्स में क्वालिफिकेशन की। मैं ये नहीं बोलता कि एजुकेटेड आदमी आना चाहिए, मैं एक बोलता हूं कि एक व्यक्ति को डॉक्टर बनने के लिए, आर्किटेक्ट बनने के लिए क्वालिफिकेशन थ्रू प्रोसेस से जाना पड़ता है। बिल्कुल। पर एक नेता बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? बिल्कुल नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। आज अल्पेश ठाकुर की हम बात कर रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? उसके पास बड़ा समूह है, बड़ा वोट बैंक है, वो उसकी क्वालिफिकेशन। ठाकुर सेना, और सरकार की गलती है अगर ये सेना एक तब बनती है जब आपने नहीं आई नो दैट, पर उसको एज ए लॉयर जाना जाता है। हार्दिक पटेल की अगर हम बात करते हैं पाटीदार समूह से, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है? ठीक है, एक आंदोलन किया। आप एक बात करते हैं, अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था 2013 के आसपास, उसमें से आपने क्वालिफिकेशन देखी नहीं। जनता से सवाल है, आप क्वालिफिकेशन तो देखिए जो नेता आपके पास आते हैं। आप नेताओं की क्वालिफिकेशन देखिए, उनकी एजुकेशन बैकग्राउंड देखिए, आप उनकी इंटेंशंस देखिए। ठीक मनसी, तो मतदाताओं को क्या सोचना पड़ेगा। देखिए, मतदाताओं को यह देखना पड़ेगा कि पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, कम्युनिकेशन एक जरिया है आप तक आपकी नेताओं की बात पहुंचाने का। पर आपका MP जो होता है, आपका MLA जो होता है, वो आपके साथ 5 साल रहने वाला है। देखिए, ना प्रधानमंत्री रहने वाले हैं आपके साथ 5 साल, ना
नरेंद्र राहुल गांधी आपके साथ 5 साल रहने वाले, आपका MP MLA आपके साथ रहने वाला, क्या वो आपकी बात सुनेगा? क्या आपके घर में जब तकलीफ होगी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बेहतरीन बात, उसी को आप वोट करिए। मेरी विचारधारा किसी भी दल का बात ऐड कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही खुद अपने क्षेत्र का नेता है और उसी वजह से हमारी संगठन शक्ति की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, फिर वो देंगे प्रतिक्रिया कि हमारा भी है, ऐसा कहेंगे तो फिर बढ़ जाएगी। एक मिनट बोल सकते, प्लीज प्लीज बोल लीजिए, आपको तो अन्याय हुआ है। नहीं, कार्यकर्ताओं की जो बात की है, देखिए किशन सिंह जी मेरे दोस्त भी हैं, पर कार्यकर्ताओं की बात की, देखिए सबसे बड़ी पार्टी है, क्यों है? क्योंकि सरकार में है। जब पार्टी हारने लगती है या पार्टी लूज करती है, कांग्रेस का मैं जानता हूं, निमेश भाई भी जानते हैं कि इनका जो कार्यकर्ता दल है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, पर वोट कार्यकर्ता नहीं देता, वोट देते हैं आम आदमी। और जब आम आदमी वोट देते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपके इतने बड़े कार्यकर्ताओं के होने के बावजूद भी वोट कांग्रेस की तरफ आई। कार्यकर्ता जरूर जरूरी है, पैसा जरूर जरूरी है, पर वोट देने के लिए अगर लोगों ने जनता जरूरी है, जनता मतलब आप इन जगहों पे जनता के साथ नहीं हो। कार्यकर्ता जरूर काम करता है आपके लिए, पर जनता सबसे बड़ी है। ये विश्लेषण आपने जो विश्लेषण किया वो हर मतदाता के पास आना चाहिए, बिल्कुल, और वो विश्लेषण करके ही मतदाता अपनी विचारधारा के साथ जाए और जिसको भी दे, पर ये विश्लेषण जरूरी है। फिर भी अब चर्चा को रोकना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हम अच्छे तो मोड़ पे चले गए थे चर्चा में, और इन दोनों भाई साहबों की मेहरबानी से हमारा थोड़ा वक्त बर्बाद हुआ। खैर कोई बात नहीं, ये भी जायज़ है। तो मैं चर्चा में आने के लिए निमेश जी, मनस्वी जी आपका खास तौर पे, और किशन जी आपका भी मैं आभारी हूँ। तो ये थी चर्चा अल्पेश की, और आपने भारत दर्शन भी कर ही लिया। होता है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन चर्चा में जो मनस्वी ने कहा उस पर एक बात गौर फरमाइएगा। मुझे लगता है मनस्वी हमारी पॉइंट ब्लैंक देखते हैं, मेरे दर्शक है, आपने भी ध्यान दिया होगा। आशा पटेल ने जब दल बदला था तो हमने इसी मुद्दे पे डिबेट की थी, और हमने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने अब भूमिका तय करनी पड़ेगी कि जो भी दल बदलता है कम से कम 5 साल के लिए चुनाव लड़ने पे उस पर बैन लगा दिया जाए, और वहां पर जो चुनाव होगा उसका आधा खर्चा उससे लो, क्योंकि उसकी गलती है, दल बदली है। अब आप सोचिए, आज अल्पेश ने जो भी किया, मैं ऐसा नहीं कहता वो विधायक नहीं है, अभी उस गलतफहमी में मत रहना, वो विधायक है। उसने फेसबुक पे लिखा है कि मैं कांग्रेस से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने अपना विधायक होने का इस्तीफा नहीं दिया है। खैर, अल्पेश की बात से मैं आपको एक बात और समझाना चाहूंगा। आज जो चर्चा में बात निकली है कम्युनिकेशन, इस पर गौर फरमाइएगा। इस वक्त मोबाइल पे आपको और खबरें नहीं आ रही, केवल प्रसार की खबरें आ रही है। तो आप उसे प्रभावित ना हो, पर उसे देखना न देखना वो भी मैं नहीं कह रहा हूँ, निश्चित रूप से देखिए, पर देखने के बाद उसका मूल्यांकन कीजिए। आपका नेता आपके प्रश्नों का हल ढूंढ पाएगा कि नहीं ढूंढ पाएगा। चर्चा में निकला कि लोभ और लालच में ना आई, मैं कहता हूँ भय में भी ना आई। और इन बातों से निकलकर आपको कोई पॉइंट देखने की जरूरत नहीं है। आपको इन सब चीज से निकलना है, स्वयं अपना विश्लेषण करना है, आपके नेता का विश्लेषण करना है। और मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, हर नेता से पूछने का दमखम रखे कि तू गलत तो नहीं बदलेगा भाई, क्योंकि आप लोगों के ऊपर खर्च आ रहा है। अगर कोई कह रहा है चुनाव आ रहा है तो ये दुख की बात है, क्योंकि इसका खर्चा मुझे देना है, आपको देना है, चुनाव नहीं आना चाहिए। पर फिर भी हमारी लोकतंत्र में आता है तो हम इसका स्वीकार करते हैं, बड़े त्यौहार मनाते, पर ये दल बदलते हैं तो बिन मौसम चुनाव आते। तो मेहरबानी करके अपने नेता को पूछिए कि दल नहीं बदलेगा ना, और फिर वोट कीजिएगा। पर जो भी विचारधारा से हो, जिस पार्टी में आप मानते हो, वोट कीजिएगा। मैं अपनी चर्चा को यहाँ रोकता हूँ, फिर ऐसा ही एक चर्चा लेकर आपके सामने आएंगे।